नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल का परिचय देखा था। इसके अलावा कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखा था। अब हम लोग भूगोल से परिचित हो चुके हैं। अब हम लोगों का जैसे कि हम लोग के पीजीटी के सिलेबस में जो देखा जाए अगर, तो हम लोगों का भौतिक भूगोल में स्थल मंडल है। स्थल मंडल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह वगैरह। तो पृथ्वी की अगर संरचना हमें देखना है तो पहले तो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति को देखना होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आप लोगों के सामने है जैसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अगर हम लोग विचार करें तो कोई भी अगर देखा जाए तो एक सिद्धांत नहीं सामने आया। जैसे आप लोग परिभाषा पढ़ें, परिभाषा में कोई एक परिभाषा नहीं है, वैसे ही आज तक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कोई एक विचारधारा भी नहीं है कि इसी माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मत एकता नहीं है, फिर भी आज तक के प्रतिपादित सिद्धांतों में इतना अवश्य बताया जा सकता है कि सौर परिवार है, यहाँ पे सॉरी लिखने में गलती हो गई, सौर परिवार के सभी सदस्यों की उत्पत्ति एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में इतना सभी लोग कहते हैं कि किसी एक ही क्रिया के अंतर्गत हुआ है, जिसमें सूर्य भी बना, पृथ्वी भी और अन्य ग्रह अन्य उपग्रह, इन सभी का निर्माण जो हुआ किसी एक ही क्रिया के अंतर्गत हुई होगी। इतना सभी लोग मानते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य रूप से दो मत प्रचलित हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मत के बारे में अगर देखें तो दो मत हैं। इसमें से पहला ये है धार्मिक मत। धार्मिक की आज के टाइम पे उतना अधिक महत्ता नहीं है। दूसरा है आपका वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना जो है इस पर आप लोगों का पूरा अध्ययन केंद्रित होगा। ठीक है, धार्मिक मान्यता आज के वैज्ञानिक युग में उतना मान नहीं होता है। धार्मिक मान्यता में आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, कभी कोई कहता है कि हाँ ये भगवान इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए हैं जिम्मेदार, ये भगवान की हैं। तो उन सभी लोगों को हम लोग अपने किताबों में अपने वैज्ञानिक युग में इस तरह से तो लिख नहीं सकते हैं नोट्स में। तो इस तरह से इसको हम लोग डिनाई करेंगे और हम लोगों का अध्ययन जो होगा वैज्ञानिक संकल्पना के ऊपर केंद्रित होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वैज्ञानिक संकल्पना जो है इसमें कैसे किसकी संकल्पनाएं हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संकल्पना में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रह के निर्माण में जो भाग लेने वाले कण हैं या जो कहें कि पदार्थ हैं, उनकी संख्या के आधार पे अगर देखते हैं तो आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ उसमें भाग लेने वाले तारों की संख्या जो थी वो कितनी थी, कितने तारे मिल करके तब जा करके इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तारों की उत्पत्ति हुई या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इसके लिए कुछ लोग मानते हैं कि एक ही तारे से हुई उत्पत्ति सभी की, कुछ लोग मानते नहीं, एक नहीं दो तारे थे उसमें आपस में टकराहट से इस तरह से उत्पत्ति हुई, कुछ लोग तीन भी मानते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं आज हम लोग कि एक तारे से, यानी कि इसको कहेंगे अद्वैत। अद्वैतवादी संकल्पना जो है इसको हम लोग देखते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना में आप लोग देखेंगे कि इस संकल्पना के समर्थक ग्रहों तथा तारों की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु से हुई मानते हैं। हमने आपको बताया कि
ये जो भी लोग इस संकल्पना से संबंधित विद्वान हैं, अद्वैतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग ये मानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड या ग्रहों या तारों की उत्पत्ति जो हुई है वो केवल एक ही वस्तु से हुई है। ठीक है। इस संकल्पना को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दा वफन ने प्रस्तुत किया। बाद में इमैनुअल कांट, लाप्लास तथा रास ने अपने अपने मत दिए। तो इस तरह से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने अद्वैतवादी संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, तो वो कौन है? फ्रांसीसी विद्वान है कास्ते दा वफन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा फ्रांस के थे, फ्रांसीसी विद्वान थे कास्ते दा वफन। इन्होंने ही प्रस्तुत किया सर्वप्रथम इस संकल्पना को। बाद में इमैनुअल कांट जी भी आए, उन्होंने भी इसको बताया कि नहीं एक ही से हुई है। लाप्लास जी भी थे और रास महोदय थे। ठीक, इतने लोग जो हैं ये क्या हैं? अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि अद्वैतवादी विचारधारा के हैं कौन। इमैनुअल कांट भी दे देगा, लाप्लास देगा, रास भी दे देगा, उसी में से जो है एक नहीं दे करके उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो उसको आपको चुनना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कौन सा हुआ? अद्वैतवादी संकल्पना। अब देखते हैं द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना का मतलब, अद्वैतवादी संकल्पना आप समझ गए, तो इसी का उल्टा समझ लीजिए कि अद्वैतवादी संकल्पना का उल्टा मतलब कि एक तारा ना हो, एक तारे से ना हो करके दो या दो से अधिक तारों से हुई हो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो देखते हैं इसमें द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक का मानना है कि ग्रहों का निर्माण एक तारे से अधिक, खासकर दो तारों से हुई है। इसके समर्थक वैज्ञानिकों में निम्न हैं। अब इसमें देखिएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो कि द्वैतवादी विचारधारा के हैं। द्वैतवादी विचारधारा के जो वैज्ञानिक हैं वो हैं चैम्बरलिन, सर जेम्स जीन्स, लिटलिटन और होएसल, रसेल तथा ऑटो स्मिथ। इतने लोग हैं, ये हैं द्वैतवादी विचारधारा के। ठीक है दोस्तों, तो ये अद्वैतवादी विचारधारा और द्वैतवादी विचारधारा ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से देखते हैं कि अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। अद्वैतवादी संकल्पना वो संकल्पना है जिसके मानने वाले ये मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है किसी एक वस्तु या एक तत्व या एक ही पदार्थ से हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं द्वैतवादी विचारधारा, तो द्वैतवादी विचारधारा जो है दो या दो से अधिक तारों के मिलने से हुई है। ठीक है, दो या दो से अधिक तारों से हुई है और इसके मानने वाले जो हैं चैम्बरलिन है, सर जेम्स जीन्स हैं, लिटलिटन तथा होएसल हैं, रसेल हैं और ऑटो स्मिथ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। अब ये आप लोगों को जो है याद क्या करना है, इसमें से केवल आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन वैज्ञानिक जो हैं अद्वैतवादी हैं, कौन से लोग द्वैतवादी हैं। ये आपके टीजीटी पीजीटी में नेट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, ऐसे दे देगा कि ये अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित हैं कौन कौन, उसमें आपको लगाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की संकल्पना। कांट ने जो संकल्पना दिया उसको हम लोग देखते हैं। इसमें अद्वैतवादी संकल्पना में कांट की संकल्पना जो है, कांट ने जो कहा इन्होंने कहा कि प्रारंभ में
या प्राचीन काल में क्या था कि ढेर सारे छोटे छोटे ठंडे कण थे, ये कठोर कण थे जो बाद में चल करके कुछ समय बाद इनमें आपस में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इनमें आपस में खिंचाव हुआ। खिंचाव होने से ये एक दूसरे की तरफ जाने लगे। इससे क्या हुआ कि इनमें गति उत्पन्न हुई और ये जब एक दूसरे से टकराने लगे तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा जब उत्पन्न हुई तो उससे क्या हुआ कि ये जो कण थे गर्म होने लगे। गर्म होते होते एक समय ऐसा आया कि यह एक तप्त वायव्य राशि में परिवर्तित हो गए। तप्त वायव्य राशि मतलब आग का गोला एकदम। इस तरह से परिवर्तित जब हो गए तो इनका तापमान बहुत अधिक हो गया। बहुत अधिक होने के बाद जो है फिर ये आपस में जब टकराए और इनका तापमान बहुत अधिक हो गया, फिर धीरे धीरे इसका जो है एक तरह से संकुचित होने लगे और संकुचित होते होते छोटा हुए। छोटा होने के बाद जो हुआ, छोटा होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ठंडा हुए थोड़ा सा, ही नहीं कि जो है पूरा ठंडा होकर के बर्फ बन गए। इसका मतलब ये है कि जो आग का गोला था उससे थोड़ा सा संकुचित हुए और ठंडे हुए। ठंडे होने के बाद क्या हुआ कि यह इसमें केंद्रापसारित बल उत्पन्न हुआ। इस आग के गोले में जो है छोटा जब हुआ तो इसमें केंद्रापसारित बल उत्पन्न हुआ और यह बल जो केंद्र के अपसारित मतलब बाहर की तरफ लगता है, केंद्र अभिसारित मतलब अंदर की तरफ लगता है, तो इसमें केंद्रापसारित लग रहा है। इसमें से बल जो हुआ वो बाहर की तरफ हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से तो इसमें केंद्रापसारित जब बल लगा बाहर की तरफ तो इसमें से एक छल्ला छोटा सा इससे बाहर निकल गया। जब इससे यह बाहर निकल गया तो यह छल्ला ही ये क्या हुआ, ये बाहर जा कर के जब ठंडा हुआ तो इससे ग्रह का निर्माण हुआ। ये छल्ला ही टूटा और इससे टूटा और टूटने के बाद बाहर जब गया और ठंडा हुआ तो एक ग्रह का निर्माण हुआ। इसी तरह से यही क्रिया बार बार हुई और जा कर के 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। 9 हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो है आपका सभी आपके ग्रह शामिल हैं। 8 ओ और एक जो है ग्रह के दर्जे से जो हटाया गया उसको भी। ठीक, तो 9 ए ग्रह जो हैं इसको शामिल किया गया इसमें। इस तरह से इन सभी का निर्माण हुआ। ये कौन बताया? ये जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने, जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित अपनी वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, वायव्य राशि मतलब ये वायु की राशि की तरह देखिए परिवर्तित हो गया ना, ये जब आग का गोला हो गया। तो इस तरह से इन्होंने इमैनुअल कांट जी ने इस संकल्पना को दिया। और अब चलते हैं इनके संकल्पना का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। तो देखिएगा इनके संकल्पना का अगर मूल्यांकन किया जाए तो इसमें आप लोग देखिएगा, पहला इनके संकल्पना में कमी यह थी कि इन्होंने कहा कि कणों के आपसी टकराव से इतना अधिक ऊष्मा और गति उत्पन्न हुई कि यह आग के गोले में परिवर्तित हो गया। यह ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के बाद जो है थोड़ी बहुत ऊष्मा उत्पन्न होगी। इतना ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी कि ये पूरी तरह से आग का गोला ही बन जाए और बहुत बड़ा हो जाए। बहुत बड़े का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पृथ्वी का आकार कितना है और पृथ्वी से भी कितना ज़्यादा बड़ा सूर्य है। इतने बड़े जो है पदार्थ का निर्माण, इतने बड़े तारे का निर्माण जो है, ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता है केवल कणों के आपसी टक्कर से। ठीक है, तो इस तरह से इनकी एक संकल्पना जो थी, ये गुरुत्वाकर्षण से ही इतना ज़्यादा बड़े गोले में परिवर्तित हो गए। तो ये वाली संकल्पना इनकी थोड़ी आलोचना का विषय रही। आगे चलते हैं, दूसरा इनका क्या जो है था कमी। इनकी दूसरी कमी यह थी कि आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि हो गई।
ये कैसे हो सकता है कि ये जो आकार है ये जुड़ते गए और इनके आकार में भी वृद्धि होती गई, गति में भी वृद्धि हुआ कणों के, और कण जो है मिलते गए और इनके आकार में भी वृद्धि होती गई। जब कोई भी होता है गति उसकी जब छोटा होता है तो उसमें गति ज़्यादा होती, जब उस पर भार अधिक हो जाता है तो कम हो जाता है उसकी गति। लेकिन यहाँ पे विरोधाभासी बातें हैं, इसमें छोटे छोटे कण मिलकर के बड़े कण का निर्माण कर रहे हैं और इसके बाद बड़े कण की गति भी बढ़ती चली जा रही है, तो यह ऐसा संभव नहीं था। ठीक है, तो ये आलोचना के इनके विषय थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी संकल्पना पर, और वो है लाप्लास जी की संकल्पना। लाप्लास ने क्या कहा था, अब देखिए लाप्लास महोदय क्या किए कि इनकी जो एक आलोचना हुई थी, छोटे छोटे कण थे और वो मिलकर के जो है एक वायव्य राशि निहारिका का जो है निर्माण किए थे, वायव्य राशि का निर्माण किए थे। तब इसके बाद वो आगे बढ़े थे, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर दिया और एक कण को हटा दिए। इसके बाद ये सीधे लेकर के आए कि नहीं, प्रारंभ में गतिशील तप्त निहारिका था, जिसको उन्होंने वायव्य राशि माना था कि ये इस तरह से वायव्य राशि तप्त गोले के जैसा था। उन्होंने क्या मान लिया अब कि निहारिका था, तप्त गतिशील और जो है निहारिका थी। तो इस तरह से अब यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कि यह जो गतिशील तप्त निहारिका थी, यह क्या हुआ कि ये गति करती रही और धीरे धीरे इसकी गति में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इसमें संकुचन हुआ और फिर इसमें केंद्र अपसारित बल लगा। ये बाहर की तरफ जब बल लगा तो इतना भाग जो है इससे कट कर निकल गया। अब जब यह भाग कट करके ये छल्ला निकल गया तो इससे जो मूल भाग था इससे जब हट करके निकल गया तो ये दूर चला गया और ये धीरे धीरे ठंडा हो करके जो है टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ कि इसमें से ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी कि ये अब जो अवशिष्ट भाग रहा इसको इन्होंने सूर्य बता दिया कि ये वाला भाग अब सूर्य बन गया। और इसके अलावा जो ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हुए टूट करके छल्ले से, तो ये जो बने वो ग्रह बने। ठीक है, चलिए इनकी परिभाषा को पढ़ देते हैं एक बार, जो इन्होंने कहा है। कांट की संकल्पना में संशोधन कर लाप्लास ने माना कि अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील तप्त महापिंड था जिसे निहारिका नाम दिया इन्होंने। निहारिका गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास करता गया और अंततः संकुचित होकर आकार और आयतन में छोटा होने लगा। आयतन में कमी से निहारिका की गति में वृद्धि हुई और केंद्र अपसारित बल से निहारिका से कुछ भाग एक छल्ले के रूप में अलग होकर निहारिका का चक्कर लगाने लगी। बाद में यही छल्ला पुनः 9 भागों में टूट गया और ग्रहों का निर्माण हुआ। इस क्रिया की पुनरावृत्ति से उपग्रह बने और निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य का रूप धारण किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज ये टॉपिक पूरा हुआ। वो कौन सा, आपका अद्वैतवादी संकल्पना। ठीक है मित्रों, अद्वैतवादी संकल्पना जो है ये आपका पूरा हो गया है। अब कल वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्वैतवादी संकल्पना, यानी कि द्वैतवादी संकल्पना में जो ये लोग हैं इन्होंने क्या क्या विचार दिए उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इसी पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ये वीडियो डालें डेली तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे और आपको देखने में आसानी हो। ठीक है मित्रों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।